फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु का निर्माण। इसका क्वेश्चन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय व्हाई। संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती हैं, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, जिसकी वजह से मोल्टन स्टेट में एक ट्रांजिशन मेटल एटम दूसरी ट्रांजिशन मेटल एटम को अपने अपने क्रिस्टल लैटिस में इजीली डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से हमको सॉलिड सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है। और उस सॉलिड सॉल्यूशन को जब हम कूल करते हैं तो हमें एलॉय ऑब्टेंड होता है। ठीक है, आप ज़रा देखें, ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ कॉपर है, ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ जिंक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर जब इनको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो ये देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ कॉपर और ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ जिंक है, ये एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव की जगह Zn आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव की जगह Zn आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक सॉलिड सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा, ठीक है, जो कि होमोजीनियस होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एलॉय। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलॉय होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पेरेंट एटम यानी कि कॉपर एंड जिंक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉपर एंड जिंक ये दोनों जिस एलॉय का फॉर्मेशन करती हैं उसे हम बोलते हैं ब्रास। ब्रास मतलब पीतल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रास का फॉर्मेशन हुआ, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। किस किस से, कॉपर एंड जिंक से। ये ज़्यादा हार्ड होगा, किससे, कॉपर एंड जिंक से। ये मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन होगा अपने पेरेंट एटम कॉपर एंड जिंक से। तो ये है एलॉय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात का जरा ध्यान रखिएगा कि ये कॉपर का क्रिस्टल लैटिस है, ये जिंक का क्रिस्टल लैटिस है। इसमें आप देखिए कि कॉपर एंड जिंक जो है इनका साइज ये देखिए क्वाइट सिमिलर इन साइज, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर इन साइज। इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी यहाँ पर हमको एक एलॉय का फॉर्मेशन जो होगा वो एलॉय काफ़ी रिजिड एंड हार्ड होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम सेम नहीं हो तो क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहले हम इसकी सिचुएशन देखें कि अगर मान लो ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा। देखिए आप यहाँ पर ये एलॉय का हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेटल M1 है इसका एटॉमिक साइज देखिए, और यहाँ पर जो मेटल एटम M2 है इसका देखिए ब्लैक में साइज, इसका भी क्या है, सेम है। तो आप देख सकते हो कि मेटल M1 एंड M2 दोनों जो है इस तरह से एक एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। होता ये है कि जब हम M1 को M2 के साथ मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो M1 की जो एटम है उसको ये M2 क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पर एक सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एलॉय कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक आप M2 देख रहे हैं, ये M2 देखिए यहाँ पर इससे भी लिंक है, देखिए इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चारों एटम से लिंक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि जैसे ये M1 एटम है, ठीक है, इसका साइज क्या है, लार्जर है, और M2 का साइज अगर मैं स्मॉलर ले लूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो M2 मेटल है या तो ये इससे लिंक हो सकती है या इससे लिंक हो सकती है या इससे लिंक हो सकती है या इससे लिंक हो सकती है, किसी एक से लिंक हो सकती है। लेकिन यही मेटल M2 ये जो 4 अदर M1 के एटम हैं इससे परफेक्टली लिंक नहीं हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पर एलॉय का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो M2 मेटल है ये स्ट्रांगली लिंक नहीं होगी, ये क्या होगा, वीकेस्ट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए एलॉय का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पर जैसे ब्रॉन्ज, ये एलॉय का एग्जाम्पल है जिसमें CuSN होता है, ब्रास CuZn, ये भी
अगर आप देखें एलॉय का एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर CuZnNi, ये भी एक एलॉय का एग्जाम्पल है। गन मेटल CuZnSn, इसमें 3 मेटल होती हैं। क्योंकि आप एलॉय फॉर्मेशन का मीनिंग आपको पता है कि इसमें मेटल 2 एंड मोर देन 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। जब मेटल 2 एंड मोर देन 2 है ना मोल्टन स्टेट में, हम उनको लेते हैं और वो म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं और सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसी को हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3 मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स, एलॉय फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहले मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में मिश्र धातु का निर्माण, संक्रमण धातु जो होती हैं ये मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। क्यों? तो देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो संक्रमण धातु या संक्रमण धातु आयन होती हैं, इनका परमाणु त्रिज्या एक समान होता है, साथ ही साथ इनका परमाणु आकार एक समान होता है, लगभग एक समान होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, संक्रमण धातु या संक्रमण धातु आयन की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। लगभग की बात बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, लगभग समान होते हैं, जिसकी वजह से पिघली हुई अवस्था में एक धातु आयन दूसरी धातु आयन को आसानी से विस्थापित कर देती हैं और ठोस विलयन का निर्माण करती हैं। उस ठोस विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो हमको मिश्र धातु मिलता है, ठीक है। ये जो मिश्र धातु होता है, इसका गलनांक अपने जनक धातुओं से, मतलब जिनसे मिलकर बना उनको जनक कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्र धातु है, इसका गलनांक अपनी जनक धातुओं से उच्च होता है। ये मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से कठोर होती है। ये मिश्र धातु संक्षारण प्रतिरोधी अधिक हो जाती है। अपनी जनक धातुओं की तुलना में ये जो मिश्र धातु है, ये अधिक संक्षारण प्रतिरोधी हो जाती है। आप जरा इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि मिश्र धातु का निर्माण जो संक्रमण धातुएं करती हैं, उनका परमाणु आकार लगभग समान होना चाहिए। याद रखिए, परमाणु आकार अगर लगभग समान होगा, तभी पिघली अवस्था में एक संक्रमण धातु आयन दूसरी संक्रमण धातु आयन को आसानी से विस्थापित करके ठोस विलयन का निर्माण करती है, जिसको हम लोग ठंडा करके मिश्र धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देखिए, ये मिश्र धातु का चित्र बनाया है। इसमें अगर आप M1 यानी प्रथम धातु को देखें, जिसका आकार इस प्रकार है, और ये जो ब्लैक में आप दूसरी धातु देख रहे हैं, ये देखिए, तो इनके आकार लगभग क्या है, समान है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक धातु दूसरी धातु को आसानी से विस्थापित तो कर रही है, मगर इस ब्लैक धातु को देखिए आप, जिसको मैंने ब्लैक किया है, ये इस इन चारों धातुओं से क्या मजबूती से जुड़ा हुआ है। मजबूती से जुड़ने की वजह से ये जो हमको मिश्र धातु प्राप्त होता है, ये अधिक कठोर होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि मान लो M1 धातु की तुलना में अगर M2 धातु का आकार बहुत छोटा हो, तो क्या मिश्र धातु का निर्माण होगा कि नहीं होगा? आंसर मिलेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए कि ये M1 धातु का आकार इस प्रकार है और M2 धातु का आकार इसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो होता यह है कि पिघली हुई अवस्था में जब हम गर्म करेंगे तो ये M2 धातु M1 की जगह पर विस्थापित तो कर देगी, लेकिन मजबूती से संलग्न नहीं हो पाएगी। या तो ये धातु इससे जुड़ पाएगी, या इससे जुड़ पाएगी, या ऐसे जुड़ पाएगी, या इससे जुड़ पाएगी, मगर ये जो आसपास के जो परमाणु हैं उनसे मजबूती से ये नहीं जुड़ पाएगी, जिसकी वजह से इसके मध्य दुर्बल बंध का निर्माण होगा, ठीक है, और मिश्र धातु का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि दुर्बल बंध जहाँ बनेगा वहाँ मिश्र धातु नहीं बन सकती है, क्योंकि प्रबल बंध बनने पर ही मिश्र धातु का निर्माण होता है। इसलिए याद रखिए, ये देखिए क्या डज नॉट फॉर्म एलॉय, यानी ये मिश्र धातु का निर्माण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वीकेस्ट बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दुर्बल बंध का निर्माण हो रहा है। अब आप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप ये भी समझ सकते हैं कि संक्रमण धातु की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार अगर लगभग समान है तो पिघली अवस्था में वो एक दूसरे को विस्थापित कर, है ना, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मिश्र धातु जो होता है ये अधिक कठोर होता है, उच्च गलनांक वाला होता है और अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये कॉपर का क्रिस्टल जालक है, यहाँ पर ये जिंक का क्रिस्टल जालक है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों से मिलकर यहाँ पर ये जो मिश्र धातु बनी है इसे हम कहेंगे ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पीतल। ये पीतल का निर्माण हुआ, तो पीतल क्या होती है डियर? मिश्र धातु होती है। अब हम कॉपर की अन्य मिश्र धातुओं के उदाहरण देखें, जैसे आप यहाँ पर ब्रॉन्ज देखते हैं, ब्रॉन्ज जिसको आप लोग बोलते हैं कांसा। तो कांसा जो है इसमें Cu और Sn, ब्रास में पीतल में Cu और Zn, जर्मन सिल्वर में Cu Zn Ni, और गन मेटल में Cu Zn एंड Sn, Cu Zn एंड Sn ये होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, संक्रमण धातुओं में अंतरआकाशीय यौगिक बनाने की टेंडेंसी होती है, क्यों? या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड वह है। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये छोटे आकार के अधात्विक परमाणु होते हैं। जब ये छोटे आकार के अधात्विक परमाणु किसी भी संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के इंटरस्टिशियल पोजीशन में, अब ये इंटरस्टिशियल पोजीशन कहाँ होती है? याद रखिए, ये जो बीच की पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें ये इंट्रैप कर जाते हैं। इंट्रैप करने की वजह से जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, इंटर वर्ड आ रहा है, इंटरस्टिशियल, यानी कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब स्मॉल साइज नॉन मेटेलिक एटम, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन में से कोई भी एक एटम जब ट्रांजिशन मेटल आयन के क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल पोजीशन में हाई टेम्परेचर पर इंट्रैप कर जाता है, तो जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये अपने पेरेंट एटम से इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? ज़्यादा हार्ड होता है, और उसके बाद में मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, यानी कि अपने जो पेरेंट एटम है उससे ज़्यादा ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है मगर केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है वही अपने पेरेंट एटम जैसी होती है, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे ये देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मेटल है, ठीक है, ये वो एटॉमिक साइज सिमिलर हमने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो, ये स्मॉल साइज नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटेलिक जो स्मॉल एटम होते हैं, ये इस मेटल के क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल पोजीशन में इंट्रैप कर जाते हैं। अब इंटरस्टिशियल पोजीशन कहाँ होती है? देखिए, बीच की पोजीशन, ये देखो 1 2 3 4, इनके बीच की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसमें इंट्रैप कर जाते हैं। इसमें इंट्रैप कर जाने की वजह से क्या होता है? जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है, ये इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ से भी वही चीज़ है। देखिए, ये Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, इसके बीच में ये जो प्लेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लेस। ठीक है, देखिए, इसको हम सर्कल से बना दो, इसको भी सर्कल से बना दो, इसको भी सर्कल से बना दो, इसको भी सर्कल से बना दो, आपस में इनको लिंक कर ही दिया है। ठीक है, तो बीच का जो स्पेस हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल प्लेस। इसी में देखिए, ये कार्बन ने एंट्रैप कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसी डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, बीच की स्पेस में देखिए कौन आ गया? कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर
इसी तरह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर हम समझें, देखो संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं, तो देखिए छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एवं सिलिकॉन, ये उच्च तापमान पर अपने संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में, यानी कहाँ पर, यहाँ पर प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, प्रवेश कर लेने की वजह से यहाँ पर जो हमको यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। ये देखिए, ठीक है, आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर ये जो छोटे आकार के परमाणु हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, इसमें से कार्बन ने क्या किया, इस संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में इसने प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो यौगिक हमको प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। याद रखना ये प्रक्रम जो होता है ये उच्च तापमान पर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मिश्र धातु की बात करें यानी एलॉय फॉर्मेशन, वो भी हाई टेम्परेचर पर होता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो भी हाई टेम्परेचर पर ही होता है, उच्च तापमान पर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है उसे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, ये Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, देख रहे हैं आप, इस प्रकार का ये क्या है, प्रथम धातु का क्रिस्टल जालक है। और ये जो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये जो छोटे आकार के आधात्मिक परमाणु होते हैं, ये देखिए ये इस क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर गया। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 इसके बीच में, ये जो, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। ये देखिए यहाँ पर भी अंतराकाशी स्थान है, यहाँ पर भी अंतराकाशी स्थान है, मतलब ये जो धनायन दिख रहा है आपको इसके बीच का स्थान, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनके बीच का स्थान, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। तो इसी अंतराकाशी स्थान में क्या होता है, ये आध्यात्मिक परमाणु प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो प्रवेश करने की वजह से जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए जो अंतराकाशी यौगिक होता है ये अपने जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर हो जाता है, इसका उच्च गलनांक हो जाता है। ठीक है, अधिक संक्षरण प्रतिरोधी हो जाता है। याद रखिए इस अंतराकाशी यौगिक के जो रासायनिक गुण होते हैं अपने जनक धातु की तुलना में क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में क्या होता है, इनमें परिवर्तन आता है, मगर रासायनिक गुणों में क्या कोई परिवर्तन नहीं आता है। याद रखना जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी रहती है, यानी कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रहती है, मगर डिफरेंट क्या होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि यार ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो डियर याद रखिए ये स्टील का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये आयरन का क्रिस्टल लैटिस है, इसमें नॉन मेटेलिक एटम कार्बन जब इसमें इंटरस्टिशियल प्लेस में इंट्रैप कर जाता है तो यहाँ पर जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका डियर, स्टील का। तो देखिए यहाँ पर ये स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये कौन है डियर, स्टील। ठीक है, और स्टील में आपने देखा होगा क्या कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन स्टील जो है प्योर स्टील जो है नॉन, आपने देखा होगा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरी बात ये कोरोजन इस पर जल्दी से लग जाता है, कोरोजन इसका मेटल का हो जाता है, मगर स्टील का कोरोजन नहीं होता। तभी तो यहाँ पर एक वर्ड आया देखो ना, क्या, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि ये संक्षरण के प्रति अधिक जो है क्या प्रभावशाली होता है, यानी इस पर संक्षरण जल्दी से नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ट्रांजिशन मेटल शोज पैरामैग्नेटिक नेचर, संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण दर्शाती हैं क्यों। देखो डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कि उनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं।
ठीक है। जब हम इन ट्रांजिशन मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो अब किसी भी ट्रांजिशन मेटल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसमें पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर उसमें क्या होता है, जनरेट होता है। और उस पैरामेट्रिक नेचर को हम इस फार्मूले से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। इस म्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है डियर। यहाँ पर म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर, फिर समझते हैं इसको। देखो, मैंने आपसे कहा ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि उसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 to 9 तक होते हैं। याद रखना D10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर D10 होगा तो वो Zn Cd एंड Hg हो जाएगा। ठीक है। और Zn Cd Hg जो है ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनके डी ऑर्बिटल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन से इनको हम ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए आप ट्रांजिशन मेटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आता है n-1d 1 to 9 ns 1 to 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनके डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर जो है शो करते हैं। ठीक। और इनके पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू बी एम। और यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और म्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण दर्शाती हैं, क्यों? तो देखिए पहले आप इस बात पर जरा समझें, वे धातुएं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n-1d 1 to 9 ns 1 to 2 होता है, उन्हें हम संक्रमण धातुओं कहते हैं। ऐसी धातुओं के डी कक्षक आंशिक रूप से भरे जाते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब ऐसी धातुओं को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये आकर्षित होते हैं। ठीक है। और संक्रमण धातुओं के अनुचुंबकीय गुण को हम इस सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। यहाँ पर म्यू जो है ये चुंबकीय आघूर्ण, एन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी एम बोर मैग्नेटॉन ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब जरा इसका एग्जाम्पल ले लीजिए डियर। देखिए एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। देखिए आपने यहाँ पर ले लिया टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, जिसको आप लिखेंगे आर्गन 18 4s2 3d2। अब आप Ti3 पॉजिटिव अगर करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो D में अब बचेगा 3D में 1। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Ti3 पॉजिटिव हमने लिखा और हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमने 3D में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। फार्मूला आपको पता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। तो यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, आप यहाँ 1 रख दीजिए, रख दिया 1, यहाँ पर 1 रख दिया। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2। अब इसको सिंपल करोगे तो क्या आएगा, √3 आएगा और म्यू इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1.732। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। देखिए ये म्यू जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एन के। याद रखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिए।
ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देखें आप, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ, जैसे ये Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों में किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक काम करेंगे, देखिए Fe है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, और 26 को कैसे लिख सकते हैं आप, आर्गन ये 18, ये 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 6। ये देखिए ये Fe26 को आपने इस तरह से लिख दिया। अब लेकिन आप अगर Fe2 पॉजिटिव करोगे तो नेचुरल है कि यहाँ का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पर आर्गन ये 18 और 3d 6 और 4s 0 बचेगा, ठीक है। और 3d 6 को अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखोगे, 3d 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर d में आपने 5 ऑर्बिटल बना दी, अब 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको, तो 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ रही है Fe2 पॉजिटिव में 4। अब हम इसी तरह से अगर हम Fe3 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर Fe में यहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो सेम ही है। हम इसके लिए आपके लिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, देखिए कैसे कि Fe इक्वल टू आर्गन 18 और यहाँ पर 4s2 और 3d 6, ये सेम लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव कर दूँ तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 4s में से 2 और एक यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3d में, देख रहे हैं आप डियर, क्या बचेगा 3d में बचेगा, यहाँ देखिए ऑर्गन 18 3d 5 बचेगा और 4s क्या हो जाएगा 0। अब 3d 5 को हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 लिखा, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, कितनी है डियर 5। तो Fe3 पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में Fe3 पॉजिटिव मोर पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। Fe2 पॉजिटिव की तुलना में Fe3 पॉजिटिव अधिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हाई। हिंदी में सुने, संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं क्यों। तो पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है ट्रांजिशन मेटल आयन और ये है लिगैंड, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आयन एंड लिगैंड आपस में कंबाइन होते हैं और जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और ट्रांजिशन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है। लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन यानी ट्रांजिशन मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ट्रांजिशन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, यानी कि ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा Cn से Fe3 पॉजिटिव की तरफ बनता है, Cn नेगेटिव से Fe3 पॉजिटिव की तरफ बनता है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि ट्रांजिशन मेटल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करती है, इसका रीज़न क्या है। तो रुको मैं पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बताऊं। देखिए संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करती है, तो पहले हम समझेंगे संकुल यौगिक ये होता क्या है। देखिए किसी भी संकुल यौगिक के निर्माण में केंद्रीय धातु आयन एवं लिगैंड आपस में मिलकर उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। इस उपसहसंयोजी यौगिक को ही हम संकुल यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक में लिगैंड एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और संक्रमण धातु आयन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होती है, जिसकी वजह से लिगैंड और संक्रमण धातु आयन के मध्य उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है,
क्योंकि इसमें जो साइनो लिगेंड है, ये जो लिगेंड होता है ये लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है, और संक्रमण धातु आयन जो होती है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती है। इसीलिए लिगेंड और संक्रमण धातु आयन के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनने की वजह से जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं, और इस को ही हम संकुल यौगिक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बात ये आती है कि ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करती है। संक्रमण धातु आयन संकुल यौगिक का निर्माण ही क्यों करती है, तो इसका रीज़न बताऊं मैं आपको। पहला रीज़न है, ट्रांजिशन मेटल जो होती है उसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखिए आप। जो ट्रांजिशन मेटल होती है उसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो लिगेंड को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, हिंदी में सुने। संक्रमण धातु आयन का परमाणु आकार छोटा होता है और उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जिसके कारण ये लिगेंड को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें रिक्त डी कक्षक होता है, और रिक्त डी कक्षक होने की वजह से लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ये शीघ्रता से ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है और यौगिक का निर्माण हो जाता है। सुने आप, ट्रांजिशन मेटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से लिगेंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनको ये ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर थर्ड, टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन टू एक्वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी लिगेंड से तब तक लिंक होती जाएगी जब तक कि उसमें ट्रांजिशन मेटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इसको आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी पढ़ा था। तो देखिए फिर से, टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन टू एक्वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। इसमें जो ट्रांजिशन मेटल आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन की टेंडेंसी होती है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाए। इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल आयन लिगेंड से तब तक अटैच होती जाती है जब तक कि उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, संक्रमण धातु की ये प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातु मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हाँ, संक्रमण धातु या केंद्रीय धातु आयन की यह प्रवृत्ति होती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाए। इसीलिए यह संक्रमण धातु किसी भी लिगेंड से तब तक जुड़ती चली जाती है जब तक कि उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर ना हो जाए। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे ये NiCO का होल 4 है। आपको पता है यहाँ पर कि Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28। ये देखिए, अब 28 ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, ये देखिए डियर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था पहले। क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। अब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल निकिल का कितना? 28 होता है। आपने 28 लिख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो निकिल का, तो जब NiCO होल 4 में जब निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है CO, तो इसकी ऑक्सीजन नंबर क्या निकलेगा? 0। तो आपने यहाँ 0 लिख दिया। अब आपको पता है एक लिगेंड एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने लिगेंड होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन वो सेंट्रल मेटल आयन को प्रोवाइड कराएगा। भाई जितने लिगेंड होते हैं उसके दुगने इलेक्ट्रॉन ये संक्रमण धातु आयन को
उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर अगर 4 लिगेंड है तो इसके डबल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 कर दो। अब 28 में से 0 गया तो 28 ही आएगा। 28 एंड 8 कितना हो गया डियर, 36। और ये जो 36 है आप देख सकते हो इनर्ट गैस में क्रिप्टॉन के इक्वल हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर, 36। तो इसीलिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी, टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन टू एक्वायर कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ये देखिए इस निकिल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला वो 36 निकला, जो कि इनर्ट गैस Kr के इक्वल है। ठीक है, हिंदी में सुने। केंद्रीय धातु आयन की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर कर ले। यही कारण है कि किसी भी उपसहसजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड तब तक जुड़ते चले जाते हैं जब तक कि उनका प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आखिरी गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर ना हो जाए। अब देखिए ये Ni जो है 4CO से लिंक हुआ। क्यों हुआ 4CO से लिंक? क्योंकि इसको अपना परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 करना था। तो 36 ये कब हो सकता है, जब ये 4 लिगेंड के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए ये देखिए 4 लिगेंड के साथ जुड़ने से क्या हुआ, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 हुआ। ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक 36, जो कि Kr 36 के क्या है, इक्वल है। जिससे क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, यानी ये अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट व्हाई। संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती हैं, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, देखो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है या जो ट्रांजिशन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d 129 NS122 होता है। ये देखिए फिर से सुनिए, ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d 129 NS122 होता है। ठीक है, संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1d 129 NS122 होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो N-1d ऑर्बिटल और NS ऑर्बिटल इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। N-1d कक्षक और NS कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर जो है बहुत कम होता है। इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस यानी बहुत कम एनर्जी में डिफरेंस होता है, बहुत कम ऊर्जा में क्या होता है, अंतर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब NS के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो N-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल की वैलेंसी चेंज हो जाती है। इसी को ही हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। हिंदी में सुने, देखिए संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1d 129 NS122 होता है। इनमें N-1d NS कक्षक इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए जब NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले लेते हैं तो N-1d कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेना आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण जो संक्रमण धातु होती है उनकी संयोजकता में परिवर्तन आता है। इसे ही हम वेरिएबल वैलेंसी यानी कि परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था कहते हैं। देखिए इसको जो है आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप को समझाने के लिए मैं स्कैंडियम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है डियर, ये 21 होता है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऑर्गन 18। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर मैंने कर दिया क्या, ये देखिए 1 18 to 20 एंड 3d1, ये 21 हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। 3d में डियर देखिए यहाँ पर मैंने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 4s में मैंने यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। याद रखिएगा ये स्कैंडियम एलिमेंट हमने लिया है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा
कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ये इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर लिया सपोज, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। अब इसके बाद जो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है 1, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो +2 के बाद ये भी जब चला जाएगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट कैसे होता है। एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए सपोज मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैग्नीज, यहाँ पर ये 25 हो गया। अब 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर्गन 18, ये देखिए 4s2 और ये हो जाएगा 3d5। ठीक है, अब मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए मैं इसको लिखूँगा 3d, और 3d में ये देखिए मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 4s में क्या, ये 2 इस तरह से लिख लिए। अब देखना ये हमने मैग्नीज लिया था, ठीक है। अब ये 4s के इलेक्ट्रॉन सपोज बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर लिए, तो ये +2, उसके बाद में ये पार्टिसिपेट करेगा +3, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा +4, फिर ये करेगा +5, फिर ये करेगा +6, फिर ये करेगा +7। ये देखिए, अब इसी के जस्ट बाद मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो ले रहा हूँ किसका, Fe का। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं इस बात को कि देखिए Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, आर्गन 18, ये हो जाएगा 4s2 और ये 3d6। अब देखिए 3d में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से होंगे 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6, और 4s में क्या हो जाएंगे डियर, ये 2 हो जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले 4s के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हो जाएगा +2, उसके बाद में ये +3, उसके बाद में ये +4, उसके बाद में ये +5, उसके बाद में ये +6। लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। डियर याद रखिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है Cr और दूसरा है कॉपर, क्योंकि Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका 29 होता है। ठीक है, इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Cr24 को, तो देखिए यहाँ पर आएगा आर्गन, यह आ जाएगा 18, 4s2 और 3d4। इसी को कॉपर को भी देखिए आप, ऑर्गन 18, यहाँ पर 4s2 और 3d9। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी d में 4 हो और d में 9 हो तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी क्या होता है, ये अस्थायी होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए d4 को आपको d5 करना पड़ेगा और d9 को आपको d10 करना पड़ेगा स्टेबलाइज करने के लिए, स्थायित्व के लिए, स्थायित्व ग्रहण कराने के लिए। तो इसीलिए ऑक्सीजन स्टेट्स की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यही तो समझना है आपको, यही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसमें से किसी एक को समझ जाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्यों ना हम कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको दोनों में आ जाएंगे। देखिए कैसे, सपोज मैंने यहाँ पर ये कॉपर का एग्जाम्पल लिया, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑर्गन 18, ये 4s2 और 3d, यहाँ पर लिखा मैंने 9। ठीक है, अब मैं इसको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग लिखूंगा Cu, तो देखो यहाँ पर मैं हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग 3d में मैं 9 कर दूं, पहले d में 9, देखिए 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 4s से मैंने 2 कर दिए, ये 4s से मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। फिर मैं इसको स्टेबलाइज करूँ, तो स्टेबलाइज करूँगा तो क्या होगा, OR करके 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो 3d में 10 हो जाएंगे और 4s का क्या हो जाएगा 1। तो सेम मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ OR करके। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब देखिए, अब D में अगर आप ध्यान से देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 4s में क्या होगा डियर, यहाँ पर ये 1 हो चुका है। अब मुझे ऑक्सीजन स्टेट बताना है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि पहले 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाद में 3d के अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले 4s के
इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसके बाद 3D के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर पहले 4s में 1 है तो हमने लिखा +1, फिर इसके 4s में इधर देखो +2 है तो मैंने कॉमन लगा के +2 लिख दिया। फिर अब आप नीचे मत देखिए, ऊपर ही देखिए आप, +2 के बाद में यही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर सकता है, बस बाकी ये सब करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पेयर्ड हैं। तो +2 के बाद क्या आ जाएगा डियर, +3 आ जाएगा। तो इस तरह से कॉपर जो है अपने इतने ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। देखा आपने, +1 तो यहाँ से करेगा वो, ठीक है ना, फिर +2 यहाँ से करेगा, और इसके निकलने के बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो कितने हो जाएंगे, +3। तो इस तरह से ये अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। इस तरह से कॉपर जो है अपनी परिवर्ती संयोजकता दर्शाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।